नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जनरल साइंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 3 है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस पूरी सीरीज़ से जो है 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लास्ट की 2 वीडियोस हैं उसको भी आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। इस वीडियो में हम हीट से स्टार्ट करते हैं। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 एंड मोर सिस्टम्स। तो बेसिकली क्या आएगा इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी है जूल, हमने पहले भी पढ़ा है। और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो है केल्विन। तो देखिए टेम्परेचर की है केल्विन और हीट की है जूल, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद में और भी रिलेटेड यूनिट्स हैं। थर्मोमीटर से जो है किसी भी डिवाइस का हम जो है टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं थर्मोमीटर से, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और सेल्सियस टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी इससे से इसके यूनिट्स हैं। इसके बाद में देखिए ये फार्मूला ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो C/5 F-32/9 और K/5, ये जो है आप इसको याद रखेंगे। और इस फॉर्मूले से जो है आप किसी की वैल्यू सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है वो क्या करता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के काम आता है। और इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो अराउंड जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जो है ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का रेफरेंस क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद देखिए 3 मेजर जो है प्रोसेसेस होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन होता है जो सॉलिड में, ये देखिए मीडियम से इनका रिलेशन है। मीडियम, इसमें आप सॉलिड याद रखिए, कंडक्शन में जो है सॉलिड याद रखिए। अगर हीट एनर्जी सॉलिड्स में ट्रांसफ़र हो रही है उसको कंडक्शन कहेंगे। इसके बाद में फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, इनमें जो है पास हो रही है हीट, ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, कंडक्शन प्रोसेस कहेंगे। और कुछ मटेरियल जो हीट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए ईजिली, वो कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाएंगे। और बैड कंडक्टर्स और हीट भी उसी तरीके से जो ईजिली पास नहीं कराएंगे वो बैड कंडक्टर्स होते हैं या पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो पुअर कंडक्टर्स कौन कौन से हो गए, जैसे प्लास्टिक, वुड हो गया। और पुअर कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स भी कहते हैं हम। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। इसके बाद में कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन का मतलब है, फिर से देखिए मैंने जो बताया था मीडियम से इसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें लिक्विड और गैस आ जाएगा। तो लिक्विड और गैस में जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। और इसके बाद में जो थर्ड प्रोसेस है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन में देखिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कन्वेक्शन का मतलब है जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल से जो है, देखिए पानी उबलने लगता है तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल को हीट जो है ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स भी उबलना शुरू कर देते हैं। तो इसी को कन्वेक्शन कहेंगे हम। जो हमारा खाना है वो भी कन्वेक्शन के थ्रू बनता है। और गैस के पार्टिकल्स भी इसी तरीके से हीट जो है हीट होते हैं। इसके बाद में रेडिएशन है। रेडिएशन को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए ये सन है हमारा, सन जो है अपनी रेज़ जो है लाइट रेज़ देखिए हमें दिखती नहीं है, उसके बाद भी हमें उसका रेडिएशन प्राप्त होता है। तो इसमें जो है मीडियम और मीडियम नहीं भी होता तो तब भी रेडिएशन हो जाता है। डार्क कलर ऑब्जेक्ट जो है एब्जॉर्व करते हैं रेडिएशन को बेटर देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए डार्क कलर जो होता है, जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्लैक जो है हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। जबकि लाइट कलर जो है जैसे कि वाइट, तो हमें जो है जैसे गर्मी में देखिए वाइट की सलाह दी जाती है, वाइट पहनने की। वाइट जो है ये क्या होता है, रेडिएशन को कम एब्जॉर्व करता है, जबकि ब्लैक कलर जो है ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है डार्क कलर ऑब्जेक्ट माना जाएगा। इसी तरीके से देखिए थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर हीट के इन्फ्लुएंस में उसका डायमेंशन चेंज हो रहे हैं तो उसको थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। और
अगर लेंथ में हो रहा है तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया में हो रहा है तो एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम में हो रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। इसके बाद में देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो है जूल अपॉन किलोग्राम पर केल्विन, सॉरी जूल पर किलोग्राम केल्विन जो है ये इसकी ऐसा यूनिट है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए चेंज ऑफ स्टेट जो होता है, चेंज ऑफ स्टेट वो हम देख लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में होता है मेल्टिंग होता है। लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज होता है तो उसको फ्यूज़न कहते हैं। तो लिक्विड से अगर सॉलिड में चेंज होगा तो फ्यूज़न कहेंगे उसको, या सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लिक्विड टू वेपर चेंज होगा या गैस में तो उसको वेपराइजेशन कहेंगे। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से बन सकता है। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर की स्टेट में चेंज हो जाना विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जा सकता है। और जो जैसे ड्राई आइस है, सॉलिड CO2 जिसको कहेंगे ड्राई आइस, ये भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है। ड्राई आइस किसको कहते हैं, सॉलिड CO2 कहते हैं। ये भी सब्लाइम हो जाता है, ये भी सब्लिमेशन की प्रोसेस में होता है। और आयोडीन भी इसी तरीके से सब्लिमेशन की प्रोसेस से होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लेटेंट हीट अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बाद में देखिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखिए अब लाइट पे आ जाते हैं। लाइट एक इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है हमारा। तो लाइट जो है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच इज़ प्रोपोगेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह जो है प्रोपोगेट करती है लाइट, और इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। स्पीड जो है लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ट्रांसवर्स वेव है ये। और इसको जो है सन से अर्थ तक रीच करने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पीड ऑफ लाइट आ सकता है 3 × 10⁸ जो है ये आ सकता है। इसके बाद में देखिए अगर एनी मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल इज़ एन ऑप्टिकल मीडियम, और अगर इफ़ दिस मीडियम इज सच दैट लाइट ट्रेवल्स विद इक्वल स्पीड इन ऑल डायरेक्शन तो होमोजेनियस मीडियम होगा। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। आपको पता होगा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ओपेक मीडियम क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट तो आपको पता ही है, आर पार हो जाती है लाइट अच्छे से, और ओपेक में जो है पार नहीं होती है, लाइट कैन नॉट पास। ट्रांसलूसेंट में क्या है, थोड़ी सी पार्शली लाइट जो है पास हो जाती है। इंसिडेंट रे आपको पता ही है, रिफ्लेक्टिव रे पता ही है। ये मान लीजिए जो स्ट्राइक कर रही है किसी सरफेस में आ रही है, ये सरफेस है मान लीजिए, और इसमें अगर कोई भी लाइट रे आ रही है तो इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। जो वापस जाएगी इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, और इसके बीच में जो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ हम छोड़ सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो कॉनकेव में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। देखिए इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक मिरर और एक लेंस। तो मिरर जो है वो एक अलग तरीके से जो इसका कंसेप्ट है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में भी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। तो देखिए इसमें बस इतना सा ध्यान रखिए कि आप कॉनकेव, केव मतलब है अंदर, गुफा की साइड से जो है अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर में तो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। कॉन्वेक्स में जो है जो कर्व्ड सरफेस है, ये अगर बाहर की साइड में हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे हम। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हमें पता चलेगा कौन सा कॉनकेव मिरर है। ये अगर कॉनकेव, केव की साइड में, अंदर गुफा की साइड से हो रहा है तो ये हमारा कॉनकेव मिरर कहलाएगा। जबकि अगर बाहर की साइड से हो रहा है, मान लीजिए ये जो है आपका ये इस तरीके से मिरर है, और अगर इधर की साइड से जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसके बाद में देखिए इसके यूजेस से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। यूजेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेज। टॉर्च में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। सर्च लाइट या व्हीकल्स हेडलाइट्स में जो है कॉनकेव मिरर ही यूज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि पावरफुल पैरेलल बीम्स जो है यहीं से मिलती हैं। देखिए इस तरीके से होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है,
और इसके बाद में यहाँ से कोई लाइट जो है इस तरीके से जो है कोई भी लाइट आएगी, कोई भी लाइट जो आएगी ऐसे, तो लास्ट में जो है वो एक बीम की तरह आगे जाएगी, बीम की तरह आगे जाएगी। और अगर हम लाइट्स में जो है कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ कर लें तो जो है लाइट स्कैटर हो जाएगी, लाइट जो है इधर 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 किसी भी डायरेक्शन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो है कॉनकेव मिरर्स जो हैं टॉर्चेस या सर्च लाइट या व्हीकल्स के हेडलैम्प्स में जो है यूज़ होते हैं, और शेविंग मिरर में भी यूज़ होते हैं। डेंटिस्ट भी जो है कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। सोलर हीट इन सोलर फर्नेसेस में ये भी कॉनकेव मिरर जो है यूज़ होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखने वाली हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। डेंटिस्ट किसको यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर को। शेविंग मिरर किसके होते हैं? कॉनकेव मिरर होते हैं। इसके बाद में देखिए जहाँ भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट बीम की कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी पैरेलल बीम्स की, वहाँ पे कॉनकेव मिरर्स यूज। कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। कॉनकेव मिरर की रियल और इन्वर्टेड होती है। इसके बाद में देखिए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो देखिए इसमें जो रियर व्यू, पीछे के जो व्यू देखने के लिए है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि एक लार्ज व्यू देखना होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर से क्या है, छोटी चीज़ जो है एक बड़ी चीज़ की तरह, बड़ी चीज़ दिख जाती है। तो इसलिए जो है इसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स को। और साइड में जो फिटेड होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स ही होते हैं, क्योंकि पीछे जो छोटी चीज़ आ रही है वो आपको बड़े चीज़ों में दिखेगी। आपने देखा होगा लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो ये इसी वजह से लिखा होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो है जो छोटी चीज़ होती है वो बड़ी दिखाई देती है, और वो क्या होती है आपके नज़दीक होती है, लेकिन जो मिरर में दिखती है वो थोड़ा दूर दिखती है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि बड़ा डायमेंशन आपको मिल सके। इसके बाद में देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, एक इरेक्टेड और डिमिनिश छोटी और एक वर्चुअल इमेज जो है बनाते हैं। तो इसलिए क्या है, दे हैव ए वाइडर व्यू ऑफ व्यू एंड दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो इसलिए जो है इनको यूज़ किया जाता है। अब देखिए लेंसेज की बात करते हैं। लेंसेज जो है स्पेक्टिकल्स और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स इनमें यूज्ड होते हैं। स्पेक्टिकल जो चश्मे होते हैं, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, इसमें लेंसेज का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस जो हैं क्या करते हैं, देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। कॉन्वेक्स इसमें देखिए थोड़ा उल्टा हो जाता है लेंसेज में और मिरर्स में। कॉन्वेक्स लेंस जो हैं वो आपका क्या करेंगे, कन्वर्ज कर देंगे। जो भी राइट रेज आएंगे उनको बेंड कर देंगे इन्वर्ट की तरफ, और इसलिए इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कन्वर्जिंग लेंस किसको कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंसेज को ही कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कॉनकेव लेंसेज जो हैं डाइवर्ज करते हैं। कॉनकेव लेंस जो हैं वो डाइवर्ज करते हैं आउटवर्ड्स की तरफ, एंड दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज। तो देखिए आप अगर इसकी इमेज देखना चाहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये मान लीजिए कॉनकेव है, और कॉनकेव जो है एक इस तरीके से अगर इमेज आपकी पहले बन रही है तो कॉनकेव जो है थोड़ा सा और उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। मान लीजिए बिना लेंस के जो है आपकी इमेज रेटिना पे यहाँ बन रही थी, फॉर एग्जांपल आई की हम बात करते हैं, यहाँ बन रही थी, तो जो कॉनकेव लेंस है वो इसको थोड़ा वाइड कर देंगे। वाइड करेंगे तो इमेज जो है पीछे जाके बनेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज कहा जाता है। जबकि कॉन्वेक्स लेंसेज क्या हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज, सॉरी मैंने इमेज उल्टी बना दी थी, ये हमारे कॉनकेव हमारा ये होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो हैं हमारे ये होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो हैं अंदर की तरफ इन्वर्स तरफ मोड़ देते हैं, जबकि कॉन्वेक्स जो है बाहर की तरफ मोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। आपने 9th-10th में जो है पढ़ा होगा ऑप्टिकल्स में। और इसके बाद में देखिए इनके यूजेस हम देख लेते हैं। यूजेस में जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम आते हैं। कॉनकेव जो हैं दे फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द लेंस। तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर जो है और कितनी फोकल लेंथ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। और पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पावर ऑफ लेंस जो है वो कितना डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कर रहा है, कितना उसको
मोड़ रहा है और कॉनकेव लेंस में कितना डाइवर्ज कर रहा है, कॉन्वेक्स में कितना कन्वर्ज कर रहा है वो लेंस, और कॉनकेव लेंस में कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसी पावर को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है लेंस की, डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। और 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस। एक डायोप्टर जो है पावर ऑफ लेंस होगी जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो डी इजिकल्स टू क्या होता है, 1/f होता है, या एफ इजिकल्स टू होता है 1/d। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, और इसको आप अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम देख लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड में होता है, और जिसमें क्या है कि एंटायर इंसिडेंट लाइट उसी बाउंड्री में जो है रिवॉल्व करती रहती है, उसी बाउंड्री में रिवॉल्व करती रहती है। तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। और इसमें क्या है, आगे की चीज़ें हम देख लेते हैं थोड़ा, कि डायमंड का जो मैंने एग्जाम्पल है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज जो है, लूमिंग, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, और ऑप्टिकल फाइबर आर एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली चीज़ स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये चीज़ जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार, ये कंसेप्ट, और मिराज जो है कंसेप्ट पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें ही वैसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसके बाद में देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये बेसिकली फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू। तो देखिए ये मान लीजिए प्रिज्म में रखा है, एक वाइट लाइट आई और ये 7 कलर्स में जो है डिस्पर्स होगी लाइट, क्या होगी, स्प्लिट हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका ऑर्डर जो होता है विवग्योर होता है, इसको जो है सभी को पता है विवग्योर इसका ऑर्डर होता है। और एक एंड पे क्या होता है, रेड होता है, और एक पे वायलेट होता है। रेड की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वायलेट की सबसे कम होती है। इसके बाद में देखिए रेनबो जो है, रेनबो किस फिनोमिना से बनता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट से, सनलाइट से जो है वो रेनबो बनता है। विवग्योर के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो विवग्योर क्या है, रेड ग्रीन ब्लू आर प्राइमरी कलर्स एंड ग्रीन एंड मैग्नेटा ब्लू येलो रेड सियान आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। बेसिकली यही पूछा जाएगा कि रेड जो है, पूछा जाता है कि रेड की जो खासियत है वो क्या है, कि ये इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। दूर जो है जैसे कि लाइट हाउसेज होते हैं या दूर से जो ट्रेन हैं उनको रेड कलर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वेवलेंथ दूर से ही दिख जाए रेड कलर। तो ये जो है इसी तरीके से वायलेट जो है हम देख सकते हैं कि वायलेट की सबसे कम होती है, फिर इंडिगो और ब्लू, ये सब इसको इन्फर कर सकते हैं हम। लेज़र इज ए जस्ट ए रियली पावरफुल बीम ऑफ लाइट। तो लेज़र क्या होता है, जो लेज़र लाइट की हम बात करते हैं, तो लेज़र लाइट एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट होती है। बहुत ही जो बीम्स हैं कई सारी इकट्ठी होकर एक पावरफुल बीम बना देती है लाइट की, तो उसको लेज़र कहेंगे। और इसके बाद में लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये छोड़ सकते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में देखिए ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हम पढ़ रहे थे। ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। टेलीकम्युनिकेशन और बैरियर जैसे एंडोस्कोपी वगैरह में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन और एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। इसके बाद में देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो फिनोमिना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ वायलेट कलर एंड मिनिमम इन द केस ऑफ रेड कलर। जो मैं बता रहा था कि स्कैटरिंग रेड कलर की सबसे कम होती है, वायलेट की सबसे ज़्यादा होगी। इसी वजह से स्कैटरिंग कम होती है रेड लाइट की, इसी वजह से इसकी वेवलेंथ जो है वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ वायलेट कलर। तो देखिए ब्लू कलर जो होता है वो अगर पूछा जाए कि ब्लू कलर जो है स्काई का किस वजह से होता है, तो वायलेट कलर की जो वायलेट कलर होता है विवग्योर में, वाइट लाइट में एक कांस्टेंट कलर होता है, उसकी स्कैटरिंग की वजह से ही जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू होता है। ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए ये भी क्या है कि ब्रिलियंट जो रेड कलर राइजिंग और सेटिंग के टाइम पे जो सन के एक रेड कलर दिखता है, तो वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। इसके बाद में देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कैथोड रेज किसने डिस्कवर की, तो सर विलियम्स क्रूकी ने जो है डिस्कवर की थी।
और इसके बाद में जो पॉजिटिव और कैनल रेज हैं उसको गोल्डस्टीन ने किया था। ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। एक्स रे जो है उनकी वेवलेंथ जो है रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होती है। एक्स रे जो है किसने, रोएंटजेन ने किया था। रोएंटजेन ने एक्स रेज को डिस्कवर किया था। और एक्स रे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। एक्स रे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिखाती हैं। एक्स रेज का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक वर्क, तो आपको पता ही है। इसके बाद में देखिए रेडियो एक्टिविटी जो है डिस्कवर की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। रॉबर्ट पियर्स ने एंड इनकी जो वाइफ थी मैडम क्यूरी, आपने सुना होगा, डिस्कवर किया था न्यू रेडियम को। तो ये जो है रॉबर्ट पियरे ने और उनकी वाइफ मैडम क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया था रेडियम को। रेडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एलिमेंट है। इसके बाद में देखिए ये पूछा जा सकता है हाइड्रोजन बम किस पे बेस करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे करता है। ये न्यूक्लियर फ्यूज़न, एटम जो है आपस में मिलते हैं और एक बहुत ही बड़ी एनर्जी का निर्माण करते हैं, तो वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है। इसी तरीके से एक जो फिनोमेना है न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, फिज़न होता है। न्यूक्लियर फिज़न में क्या है, एटम्स जो है टूटते हैं, तो इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटाइट क्या है, एक आयरन ओर है और एक नेचुरल मैग्नेट है, और इसी को क्या कहा जाता है, आयोडोस्टोन भी कहा जाता है, आयोडोस्टोन। तो ये ध्यान रखेंगे, आयोस्टोन किसको, मैग्नेट को एस्टोन कहा जाता है। और ये जो है ये सारे फिनोमेना आपको पता ही हैं कि लाइक जो पोल्स होते हैं रिपेल करते हैं, लाइक जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक इंडक्शन देख लेते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन बिटवीन इंडक्टिंग मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैग्नेट जो है, दो मैग्नेट्स रखी हुई हैं और वो अपना इफेक्ट दिखा रही हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। और अब देखिए एक क्वेश्चन जो है लास्ट में पूछा गया था, लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि करंट जो है किसकी वजह से फ्लो करता है, तो उसका आंसर क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, इफ़ ए चार्ज ऑन बॉडी इज़ नॉट अलाउड टू फ्लो इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे उसको। एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है बेसिकली। और इसमें क्या है, और चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देख सकते हैं कि सब्सटेंस को हम इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर की थ्योरी आपको पता है। इसमें देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो सारे मेटल्स हैं ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हीट एनर्जी दोनों के। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड आर गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में क्या है, प्लास्टिक्स, जो कि हीट और इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करते हैं लेकिन बहुत कम अलाउ करते हैं। और ये क्या क्या है, प्लास्टिक, ग्लास हो गया, ड्राई एयर, वुड जो है ये इंसुलेटर्स के। सेमीकंडक्टर्स क्या हैं कि इलेक्ट्रिक और हीट को क्या कर सकते हैं, बेटर देन इंसुलेटर्स, लेकिन कंडक्टर से कम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये ध्यान रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है किसका, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो इसको हमें ऐसे लगेगा कि ये मेटल है या इस तरीके की चीज़ें जो है कंडक्टर्स में आती हैं, तो नहीं, ये जो है सेमीकंडक्टर्स में आएगा। और इसलिए जो है देखिए सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती हैं उसमें हमने सुना होगा जर्मेनियम, सिलिकॉन का बहुत बार नाम सुनते हैं कि जो सेमीकंडक्टर चिप बनती है, आईसीज बनती हैं, उसमें जो फ्लो है वो एक कांस्टेंट और एक मीडियम फ्लो रखना होता है। इसकी वजह से इसमें सिलिकॉन यूज़ होता है। अगर हम उसमें जो है मेटल्स का यूज़ कर देंगे तो जो है आईसी या जो भी सर्किट है वो ख़राब होने की संभावना रहेगी, तो इसलिए सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम जो है लास्ट में ही है, वीडियो ख़त्म होने वाली है। तो देखिए करंट की बात कर लेते हैं। करंट पे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी वायर में, किसी भी चीज़ में जो है फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो उसको करंट कहेंगे। और देखिए क्लोज लूप्ड ऑफ करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए इसमें क्लोज्ड और ओपन वाला ही क्वेश्चन आया था कि ओपन रहेगा तो तब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या क्लोज रहेगा, इस तरीके का क्वेश्चन था कुछ। तो क्लोज लूप ऑफ सर्किट, अगर सर्किट जो है क्लोज है
तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें पास होगी, और उसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड लूप ऑफ करंट को कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद में देखिए इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, जो इसको रोकने का काम करते हैं, वो रेसिस्टेंस की जो यूनिट है वो है ओम। और एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर लो रेसिस्टेंस देते हैं, जबकि ग्लास, प्लास्टिक, वुड जो है हाई रेसिस्टेंस देते हैं। ये हमने देख लिया है पीछे। इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जब दोनों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से जो है एक फिनोमिना बनता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इसमें जो है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है इससे रिलेटेड है। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड है। और एक कूलम्स लॉ है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि फोर्स क्रिएटेड बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स एज डिस्टेंस इंक्रीजेज द फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। तो ये ध्यान रखना है कि दो चार्जेस हैं, अगर उनकी जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो उनका जो बीच में फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये जो है कूलम लॉ कहता है। जबकि देखिए फैराडे इंडक्शन क्या कहता है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फार्मूला कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज है वो क्रिएट होता है, हाउ मच इट इज़ क्रिएटेड। तो कैसे क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस और कितना क्रिएट होता है, ये फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है ये बताएगा। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्टेज से जो रिलेटेड होता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन कह सकते हैं। इसके बाद में देखिए दो टाइप के करंट होते हैं, एक डीसी करंट जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, और इसमें क्या है कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ चार्ज एक डायरेक्शन में बहता रहता है। जबकि अल्टरनेट करंट जो है एसी करंट, वो इसमें क्या होता है स्ट्रीम ऑफ चार्जेस दैट रिवर्स डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में होता है, रिवर्स डायरेक्शन में मान लीजिए ऐसे ये बहता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरीके से जो जाता है। डीसी करंट एक कांस्टेंट डायरेक्शन में बहता है। और इसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, इन ऑल्टरनेटिंग करंट द चार्ज मूव इन वन डायरेक्शन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो देखिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद में देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जो है 3 आपके पार्ट्स बन गए हैं, और 3 पार्ट्स जो हैं ये फिज़िक्स के, इसमें से जो है आपका 2 क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पैट एग्ज़ाम में। तो तैयारी अपनी अच्छी रखिए, और इसी तरीके से आप एक एक चीज़ को पकड़ेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।